So dear students, I welcome you all in today's Haryana EduSet telecast. आज क्लास 11th इकोनॉमिक्स में हम जो टॉपिक करने वाले हैं, टॉपिक है इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ इंडिया टिल 1991 मीन्स 1991 तक की भारत की औद्योगिक नीति। तो हम ये डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं कि जो औद्योगिक क्षेत्र है वो हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत महत्व रखता है और ये एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर है। तो इसकी डेवलपमेंट के लिए मीन्स इसकी जो ग्रोथ है उसको एक्सेलरेट करने के लिए हमारे देश में विभिन्न तरह की इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ को अपनाया गया। तो आज की क्लास में हम यही डिस्कशन करने वाले हैं कि ये कौन कौन सी औद्योगिक नीतियाँ हैं जो अपनाई गई थी और हमारे औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करने के लिए क्या सुझाव दिए जा सकते हैं। तो आज की क्लास का सबसे पहला लर्निंग ऑब्जेक्टिव रहेगा ये समझना कि भारत ने जो 1948, 1956 और 1991 की जो विभिन्न औद्योगिक नीतियां बनाई थी उनकी मुख्य क्या विशेषताएं हैं। दूसरा लर्निंग ऑब्जेक्टिव रहेगा ये समझना कि औद्योगिक विकास की गति को बढ़ाने के लिए क्या सुझाव दिए जा सकते हैं। मीन्स भारत में जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो कैसे डेवलप हो, तो उसकी डेवलपमेंट करने के लिए, उसके विकास की गति को बढ़ाने के लिए क्या सुझाव दिए जा सकते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले समझेंगे कि औद्योगिक नीति क्या होती है, मीन्स इसका अभिप्राय क्या है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी से हम क्या समझते हैं। तो औद्योगिक नीति से अभिप्राय क्या है, विभिन्न सिद्धांत और क्रियाएं जो कि खास तौर पर देश के औद्योगिकरण की सहायता के लिए बनाई जाती हैं, तो उन्हें हम बोल देते हैं औद्योगिक नीति। मीन्स हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसको डेवलप करने के लिए जो भी पॉलिसीज बनाई जाती हैं, एक्टिविटीज की जाती हैं, उनको हम औद्योगिक पॉलिसी बोलते हैं। और भारत में जो औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करने के लिए स्टेप्स उठाए गए थे, उसको विकसित करने के लिए जो सबसे पहली नीति बनाई गई थी वो बनाई गई थी 1948 में। अब हम ये जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1948 है उसी के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो 1948 की जो पॉलिसी थी उसके सबसे पहली विशेषता थी कि मीन्स यहाँ उद्योगों को वर्गीकृत किया गया, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इस नीति में उद्योगों को 4 वर्गों में बांटा गया, 4 कैटेगरीज में उनको डिवाइड कर दिया गया। और उसमें सबसे पहली कैटेगरी थी सार्वजनिक क्षेत्र, मीन्स पब्लिक सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर के पूरी तरह से कंट्रोल में जो रखे गए उद्योग वो थे अस्त्र शस्त्र, अणुशक्ति, रेलवे, परिवहन। तो मीन्स इन पर सरकार का पूरा नियंत्रण था। लेकिन यदि किसी तरह की स्थिति आ जाती है, आपदा आ जाती है, तो उस समय में ये सरकार को ये भी अधिकार दिया गया कि उस समय सरकार जो भी उद्योग देश की सुरक्षा से संबंधित है उनमें से किसी को भी कभी भी अपने हाथों में ले सकती है, मीन्स अपने नियंत्रण में ले सकती है। और दूसरा जो वर्ग था, कैटेगरी थी, वो थी सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र, मीन्स पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। तो इनको ज्वाइंटली क्या दिए गए, 6 आधारभूत उद्योग दिए गए, जैसे कि कोयला, लोहा तथा इस्पात, वायुयान, समुद्री जहाज निर्माण, खनिज तेल, टेलीफोन तार व बेतार के कल पुर्जे बनाने के उद्योग। टेलीफोन तार और बेतार का मतलब यहाँ क्या है कि जो जैसे ये तो शुरुआत कैसे हुई, फोन्स जो वायर्स बिछाई जाती थी और फिर उस तरह से टेलीफोन फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती थी। तो जो उद्योग वायरलेस या कोडलेस संचार के साधनों को डेवलप कर सकते थे उन उद्योगों को भी इन क्षेत्रों के हाथों में दिया गया। तो मीन्स यहाँ क्या निर्णय लिया गया, डिसाइड क्या किया गया कि 10 वर्षों तक तो इन उद्योगों का जो नियंत्रण है, इनकी देखरेख है, वो निजी हाथों में रहेगी और उसके बाद इन उद्योगों पर सरकार का पूरा नियंत्रण हो जाएगा। थर्ड कैटेगरी थी नियंत्रित निजी क्षेत्र, मीन्स कंट्रोल्ड प्राइवेट सेक्टर। तो इस कैटेगरी में 18 महत्वपूर्ण उद्योग रखे गए, जैसे कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ दिए भी हैं, जैसे बिजली है, भारी रसायन है, सीमेंट है, चीनी, कागज इत्यादि। तो ये उद्योग निजी क्षेत्र को सौंपे गए, किंतु निजी क्षेत्र को सौंपे तो गए लेकिन यहाँ पर कंट्रोल्ड वे में ही प्राइवेट सेक्टर काम कर सकता है। तो मीन्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट के परामर्श के आधार पर जो ये उद्योग है उनको नियंत्रित करती रहेगी। तो मीन्स
सरकार का यहाँ भी एक तरह से इनडायरेक्ट इंटरफेरेंस रखा गया। और फोर्थ कैटेगरी है निजी तथा सहकारी क्षेत्र, मीन्स प्राइवेट एंड कोऑपरेटिव सेक्टर। तो शेष वे सभी उद्योग जो बच गए वो निजी क्षेत्र को दिए गए, निजी और सहकारी क्षेत्र को दिए गए, किंतु यहाँ भी सरकारी हस्तक्षेप का अधिकार रखा गया। मीन्स डिसाइड किया गया कि यदि कोई उद्योग निजी क्षेत्र में अच्छा काम नहीं कर रहा है, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दे रहा है, तो वहां पर सरकारी हस्तक्षेप संभव है। और दूसरी विशेषता है, क्योंकि यहाँ अभी तक हमने ये जो 4 कैटेगरी की है, ये उद्योगों का वर्गीकरण था, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज था, जो 4 हिस्सों में किया गया। हमारी जो 1948 की पॉलिसी थी। और इस पॉलिसी की दूसरी विशेषता क्या थी कि जो कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी उनको महत्व देने का निश्चय किया गया, ताकि स्थानीय साधनों का जो प्रयोग है उसको बढ़ाया जा सके। और उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में कार्यकुशलता लाई जाना भी तय किया गया, और अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना इस नीति का मुख्य लक्ष्य रखा गया। और जितने भी ये कुटीर लघु उद्योग हैं, क्योंकि ये स्थानीय साधनों का प्रयोग करते हैं, तो यदि ये विकसित होंगे तो नेचुरली उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन बढ़ेगा, रोजगार ज्यादा उत्पन्न किया जा सकेगा। तो सरकार ने ये प्रावधान रखा कि वो सहायता भी प्रदान करेगी, विभिन्न संस्थाएं भी बनाएगी जो कि कुटीर तथा लघु उद्योगों का खास तौर पर सहयोग करेंगी, उनकी मदद करेंगी, ताकि ये जो कुटीर तथा लघु उद्योग हैं वो डेवलप हो पाए, विकसित हो पाए। नेक्स्ट टॉपिक हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है 1956 की औद्योगिक नीति, इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1956। तो ये जो पॉलिसी थी, इस पॉलिसी क्योंकि विस्तृत पॉलिसी थी, इस वजह से इस पॉलिसी ने अपने आप से ही 1948 का स्थान ऑटोमेटिकली ले लिया था। और इस पॉलिसी की जो मुख्य विशेषताएं थी उसमें सबसे पहली है उद्योगों का वर्गीकरण। जैसे कि इस 1948 की पॉलिसी में औद्योगिक जो वर्गीकरण था उसको 4 वर्गों में बांटा गया था, उसी तरह से यहाँ पर 1956 की पॉलिसी में इसको 3 वर्गों में बांटा गया। तो इन 3 कैटेगरीज में से सबसे पहले कैटेगरी थी सार्वजनिक क्षेत्र, मीन्स पब्लिक सेक्टर। तो ये जो पब्लिक सेक्टर था इसमें 17 उद्योगों को सम्मिलित किया गया, जैसे कि युद्ध का सामान बनाने वाले उद्योग, अणुशक्ति, लोहा इस्पात, खनिज तेल, मीन्स जो देश की सुरक्षा के लिए जरूरी थे वो सभी उद्योग तो सार्वजनिक क्षेत्र को दे दिए गए। और नेचुरली यहाँ पर क्या रहा, राज्य सरकार का पूरा एकाधिकार रहा कि जो परफॉर्मेंस है उद्योगों की उसको पूरी तरह से नियंत्रित किया गया, सार्वजनिक क्षेत्र को सौंपा गया। दूसरी कैटेगरी थी निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र, मीन्स प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। तो इसके अंडर 12 जो इंडस्ट्रीज थी उनको रखा गया, जैसे कि कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ दिए हैं, एल्यूमिनियम, मशीनी औजार, आवश्यक दवाइयाँ, रासायनिक खाद आदि के उद्योग। तो इन उद्योगों को प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर को जॉइंटली दिया गया। और यहाँ पर एक खास बात ये थी कि जितने भी नई यूनिट्स थी उनकी स्थापना तो करेगा ये सार्वजनिक क्षेत्र, जो न्यू यूनिट्स थी उनको लगाने का जो इनिशिएटिव था वो सार्वजनिक क्षेत्र लेगा, लेकिन साथ ही साथ निजी क्षेत्र को भी पूरे अवसर प्रदान किए जाएंगे। तो मीन्स यहाँ पर स्वामित्व अधिकाधिक सरकार के हाथों में था, लेकिन साथ ही साथ निजी उद्यमों को भी पूरे अवसर प्रदान किए जाएंगे, ऐसा निश्चित किया गया। थर्ड कैटेगरी थी प्राइवेट सेक्टर, मीन्स जितने भी ऊपर उद्योगों की हमने बात की जो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट कम पब्लिक सेक्टर को दिए गए थे 17 + 12, उसके अलावा जो उद्योग बच गए वो सब यहाँ पर सम्मिलित किए गए। और जो उद्योगों की स्थापना तथा विकास दोनों ही प्राइवेट सेक्टर के हाथों में सौंप दिया गया, उन पर छोड़ दिया गया इसको। लेकिन जो निजी उद्योग हैं उनको ये बताया गया कि राज्य की आर्थिक तथा सामाजिक नीतियों का वो पालन करेंगे, जो भी नीतियां बनाई जाएंगी उसी के अनुसार ये निजी क्षेत्र काम करेगा। सेकंड विशेषता थी निजी क्षेत्र के साथ उचित व्यवहार, फेयर ट्रीटमेंट टू प्राइवेट सेक्टर। मीन्स निजी क्षेत्र के उद्योगों को जो ये उनकी जरूरतें हैं, जैसे शक्ति के साधनों की, यातायात की, वित्त संबंधी जो भी सुविधाएं हैं वो इस क्षेत्र को प्रदान की जाएंगी। साथ ही साथ इस क्षेत्र के साथ उचित व्यवहार किया जाएगा, मीन्स इनको समानता और स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी। मीन्स अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस जो थी वो निजी क्षेत्र पर थोपी नहीं जाएंगी। इस तरह से ये पॉलिसी में डिसाइड किया गया। तीसरी विशेषता है कुटीर तथा लघु उद्योग, मीन्स कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। इन इंडस्ट्रीज को लेकर
1948 की नीति में भी खास ध्यान रखा गया था और यहाँ पर भी इन उद्योगों को महत्व दिया गया। तो इनके विकास के लिए जो सरकार ने तय किया कि औद्योगिक सहकारी समितियां और औद्योगिक बस्तियां बनाई जाएंगी ताकि ये उद्योग विकसित हो सके। क्योंकि हमने डिस्कशन पहले भी किया था कि ये जो उद्योग होते हैं, लघु तथा कुटीर उद्योग, ये क्या करते हैं, स्थानीय साधनों का प्रयोग करते हैं, जिसकी वजह से रोजगार का जो स्तर होता है वो इम्प्रूव होता है। तो इस वजह से इस नीति में भी कुटीर तथा लघु उद्योगों को विशेष महत्व दिया गया। इस नीति की अगली विशेषता थी संतुलित क्षेत्रीय विकास, मीन्स बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ। तो जो उद्योग पिछड़े हुए हैं, मीन्स विषम विकास जो हो रहा है उद्योगों का, कि कुछ क्षेत्रों में तो उद्योग विकसित हैं और कुछ में ये उद्योग विकसित नहीं है। कुछ जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं उनकी तरफ इस नीति में खास ध्यान दिया जाएगा ताकि जो क्षेत्रीय विकास में असंतुलन है उसको दूर किया जा सके। क्योंकि जो पिछड़े हुए इलाके हैं, यदि वहां पर भी उद्योगों की स्थापना की जाए तो उसकी वजह से क्या होगा, रोजगार के अवसर भी बढ़ने शुरू हो जाएंगे और जो विषमता है वो भी क्या होगी, कम होनी शुरू हो जाएगी। अगली जो विशेषता थी वो थी विदेशी पूंजी, मीन्स फॉरेन कैपिटल को लेकर इस नीति में प्रावधान किया गया कि जो पूंजी संबंधी, विदेशी पूंजी संबंधी नीति थी उसमें संशोधन किया गया, इम्प्रूवमेंट्स की गई और विदेशी पूंजी के बड़े पैमाने पर प्रयोग के लिए अधिकाधिक छूट दी गई ताकि उद्योग जो है वो स्थापित हो सके और जो इंडस्ट्रीज हमारी वो बढ़ सके, रोजगार बढ़ सके और जो उद्योग हैं, औद्योगिक क्षेत्र है, वो पूरी तरह से विकसित होना शुरू हो सके। अब हम डिस्कशन कर रहे हैं सन 1991 की औद्योगिक नीति के बारे में, इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991। तो ये जो 1991 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी, इसकी घोषणा हुई थी 24 जुलाई 1991 को। और ये नीति नेचुरली पहले वाली नीतियों के कंपैरिजन में विस्तृत नीति थी और इसकी जो विशेषताएं थी वो थी, सबसे पहली कि सार्वजनिक क्षेत्र का संकुचन कर दिया गया, मीन्स जो सार्वजनिक क्षेत्र के अंडर दिए गए इंडस्ट्रीज थी, उद्योग थे, उनको कॉन्ट्रैक्ट कर दिया गया। और शुरू के वर्षों में ये उद्योग 17 थे, फिर इन्हें कम करके 8 कर दिया गया और बाद में इन्हें सिर्फ 2 कर दिया गया। अब जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने अपने हाथों में सिर्फ परमाणु ऊर्जा और रेल परिवहन को ही रखा। इसके अतिरिक्त जितने भी उद्योग थे वो सब निजी क्षेत्र के लिए खोल दिए गए। दूसरी विशेषता है सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण, मीन्स प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर। तो प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर मीन्स कि जो उद्योग पब्लिक सेक्टर के अंडर थे अब उनको प्राइवेट सेक्टर के हाथों में दे दिया गया, उनके लिए ओपन कर दिया गया। क्योंकि जो सार्वजनिक क्षेत्र के घाटे वाले उद्योग थे उनको बंद करके निजी क्षेत्र को सौंप दिया गया, मीन्स जिनकी परफॉर्मेंस पुअर चल रही थी उन उद्योगों को निजी हाथों में सौंप दिया गया ताकि उनका विकास किया जा सके। इसके अतिरिक्त यह तय किया गया कि जो बाकी उद्यम हैं पब्लिक सेक्टर के, उनका 20% जो शेयर है वो सरकारी वित्तीय संस्थाओं को बेच दिया जाएगा। थर्ड विशेषता है औद्योगिक लाइसेंसिंग, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। तो मीन्स केवल 18 उद्योगों के लिए लाइसेंस प्रणाली रखी गई जो कि 1991 में 6 कर दी गई थी और फाइनली 2006 में ये सिर्फ 5 कर दी गई। मीन्स 5 उद्योगों के लिए लाइसेंस प्रणाली अनिवार्य कर दी गई, जैसे कि सिगरेट है, शराब, रक्षा उपकरण है, खतरनाक रसायन है, औद्योगिक विस्फोटक है। तो मीन्स ये कैसे उद्योग थे, जैसे कि ये तो हमारी सामाजिक जो कल्याण है उसको बढ़ाते ही नहीं है, और ये क्या है, ये ऐसे उद्योग हैं जो कि देश की सुरक्षा के लिए जरूरी हैं। तो इन उद्योगों के लिए लाइसेंस का प्रोविजन रखा गया और बाकियों के लिए कुछ रिलैक्सेशन कर दिया गया। और फोर्थ जो इसकी फीचर है वो है पंजीकरण की समाप्ति, एबोलिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो जो पंजीकरण योजनाएं थी वो समाप्त कर दी गई और उद्यमियों को अपना विस्तार करने के लिए केवल सूचना ज्ञापन देना होगा। मीन्स उन्हें अपनी, अगर उन्हें स्केल बढ़ाना है, अपना प्रोडक्शन का जो पैमाना उसको बढ़ाना है तो उन्हें सूचना देनी होगी। लेकिन फिर भी पहले से जो पॉलिसीज थी रजिस्ट्रेशन की उसको थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया गया ताकि औद्योगिक विकास किया जा सके। अगली विशेषता है विदेशी पूंजी, फॉरेन कैपिटल से संबंधित नीति। तो विदेशी पूंजी की सीमा जो थी वो 40% से बढ़ाकर 51% कर दी गई और कुछ उद्योगों में तो इवन ये 74% जो विदेशी पूंजी थी उसके निवेश करने की इजाजत दे दी गई।
और जो फेमा के अंतर्गत कुछ उद्योगों में तो 100% जो विदेशी भागीदारी थी उसकी अनुमति दी गई। तो मैं इसे फेमा क्या है कि फेमा की फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, और ये 1999 में बनाया गया था। इसका फेमा का मेन वर्क क्या है कि जो भी फॉरेन एक्सचेंज मीन्स विदेशी विनिमय से संबंधित जो भी काम होते हैं वो फेमा की अप्रूवल के बिना सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर सकती है। तो फेमा ने फाइनली इस एक्ट ने डिसाइड कर दिया कि 100% विदेशी भागीदारी की इसने अनुमति दे दी। इस पॉलिसी की अगली विशेषता थी कर्मचारियों को सुविधाएं मीन्स फैसिलिटीज टू लेबरर्स। तो कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएं बनाई गई, राष्ट्रीय नवीनीकरण निधि का निर्माण करने का प्रावधान किया गया, क्योंकि जो श्रमिक तकनीक में परिवर्तन होने की वजह से जिनकी छटनी हो जाती है मीन्स जो जॉब खो देते हैं उनकी सहायता करने के लिए इस पॉलिसी में विशेष ध्यान रखा गया। ये जो राष्ट्रीय नवीनीकरण निधि बनाई गई ये ऐसे ही श्रमिकों की मदद करेगी जो कि तकनीक में परिवर्तन की वजह से प्रभावित होते हैं। अगला है एकाधिकारी कानून से छूट कंसेशंस फ्रॉम MRTP एक्ट। तो बड़ी जो कंपनियां हैं या उद्योग घराने हैं उनका उद्योग के विस्तार और नए उद्योग खोलने, कंपनियां खरीदने और विलय करने पर कोई भी पाबंदी नहीं होगी। ये MRTP एक्ट में निर्धारित किया गया। और नए अधिकार प्राप्त बोर्ड अपनी इच्छा से किसी भी उपभोक्ता की शिकायत पर किसी भी मामले की जांच कर सकेगा। मीन्स यदि कोई उपभोक्ता इन बड़े उद्योगों के या कंपनियों के बारे में किसी तरह की शिकायत दर्ज कराता है तो बोर्ड बनाया गया और वो बोर्ड क्या करेगा, वो इन उपभोक्ताओं की शिकायतों को हल करेगा, इन मामलों की वो जांच करेगा। ये MRTP एक्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं, MRTP की यहाँ फुल फॉर्म है मोनोपोलीज रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, और ये 1969 में पास हुआ था। ऑल्दो 1969 के बाद इसमें अमेंडमेंट्स भी किए गए 1991 में, और अब ये एक्ट जो है रिप्लेस कर दिया गया कॉम्पिटिटिव एक्ट के साथ। और इसका इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि 1969 में ये निर्धारित किया गया कि जो उद्योग 25 करोड़ रुपए का परिसंपत्तियां रखते हैं, असेट्स रखते हैं, उनको MRTP एक्ट के अंडर लाया गया। फिर ये जो सीमा थी ये सीमा बढ़ाकर 1980 में 50 करोड़ कर दी गई और 1985 में इसको 100 करोड़ कर दिया गया और 1991 में ये जो सीमा थी इसको खत्म कर दिया गया, ये रिमूव कर दी गई ये सीमा। और इसीलिए MRTP एक्ट कानून से हम यहाँ कह रहे हैं कि 1991 की नीति ने पूरी तरह से छूट दे दी थी और नए उद्योग खोलने, कंपनियां खरीदने और इनके विलय करने पर किसी भी तरह की पाबंदी नहीं थी। तो ओवर एंड ऑल यदि हम देखते हैं तो ये जो 1991 की औद्योगिक नीति है इसने कई तरह की फ्रीडम दी थी बड़े बड़े उद्योगों को, ताकि जो वातावरण है वो कंपटीशन का बन पाए, प्रतियोगिता हो पाए, लेकिन साथ ही साथ जो हमारे कुटीर तथा लघु उद्योग हैं उनके विकास को लेकर भी कई तरह की नीति यहाँ पर अपनाई गई। तो अभी तक हमने इंडस्ट्रियल पॉलिसीज की बात की थी और अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम डिस्कशन करेंगे औद्योगिक विकास की गति बढ़ाने के लिए सुझाव, मीन जनरल जो सजेशंस हो सकते हैं ताकि हमारे देश का औद्योगिक विकास हो पाए। अब हम उन्हीं सजेशंस के बारे में यहाँ डिस्कशन करेंगे ताकि ये जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ का पेस है, रेट है, वो एक्सेलरेट हो पाए, तीव्रता से औद्योगिक विकास हो पाए। तो उसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि सार्वजनिक क्षेत्र की कार्यकुशलता में वृद्धि, कि जो हमारा पब्लिक सेक्टर है उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज की जानी चाहिए, क्योंकि जो सार्वजनिक क्षेत्र में पूंजीगत उद्योग हैं जैसे लोहा, इस्पात है, भारी मशीनरी है, तो ये क्या है, ये ऐसे उद्योग हैं जो कि बाकी उद्योगों को भी विकसित करने में मदद कर सकते हैं। तो इन उद्योगों की कुशलता में विकास किया जाना चाहिए, क्योंकि हमारा देश
जो है यहाँ पर पूंजी की कमी है। हमने डिस्कशन किया भी था कि उद्यमी जो हैं वो रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। तो यदि सरकारी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग विकसित होंगे, उनकी कुशलता में वृद्धि होगी, तो वो बाकी उद्योगों को भी कुशल होने में मदद कर पाएंगे। नेक्स्ट है निजी क्षेत्र का विकास, मीन्स डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर। जैसे पब्लिक सेक्टर की एफिशिएंसी इंप्रूव होनी चाहिए, उसी तरह से प्राइवेट सेक्टर जो है, मीन्स निजी क्षेत्र जो है, उसका डेवलपमेंट भी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि निजी क्षेत्र जो है उसके पास यदि सुविधाओं की कमी नहीं है तो वो क्या कर पाएगा, वो पूरी तरह से ग्रो कर पाएगा। यदि इस निजी क्षेत्र को अनुसंधान और आधुनिकीकरण के लिए सहायता दी जाती है तो क्या होगा, हमारे देश का जो औद्योगिकीकरण है वो बढ़ पाएगा, ज़्यादा इंडस्ट्रीज डेवलप हो पाएंगी यदि ये दोनों क्षेत्र विकसित हो जाते हैं। तो ये पहले दो जनरल सजेशंस हैं ताकि औद्योगिक विकास किया जा सके, उसमें तीव्रता लाई जा सके। नेक्स्ट है विदेशी पूंजी को प्रोत्साहन, मीन्स एनकरेजमेंट टू फॉरेन कैपिटल। तो हमें पता ही है कि हमारे देश में पूंजी की कमी है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि हमारे देश में जो आय है वो बहुत कम है, जिसकी वजह से लोग बचत कम करते हैं। बचत कम होने से जो पूंजी है, मीन्स निवेश है, वो कम होता है। और इसीलिए हम यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि हमारे देश में पूंजी और आधुनिक तकनीक की कमी है। तो इसलिए विदेशी पूंजी के निवेश को अनुकूल शर्तों पर देश में प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। क्योंकि जब ये विदेशी उद्योग हमारे देश में आएंगे, विदेशी उद्योगों के आने से क्या होगा, हमारे देश में आधुनिक तकनीक भी आएगी और उसकी मदद से हमारे उद्योगों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। इसलिए विदेशी पूंजी को भी एनकरेजमेंट दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है पूंजी निर्माण को प्रोत्साहन, मीन्स एनकरेजमेंट टू कैपिटल फॉर्मेशन। और पूंजी निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए क्या किया जा सकता है कि जो उद्यमी हैं उनको करों में छूट दी जानी चाहिए, जिससे कि उनको एनकरेजमेंट मिले और प्रोडक्शन करने की। और लोगों को नए उद्योगों के शेयर खरीदने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो ये मेथड अपनाकर हम क्या कर सकते हैं, हम पूंजी निर्माण को, कैपिटल फॉर्मेशन को एनकरेज कर सकते हैं। नेक्स्ट सजेशन है कि आधारभूत संरचना का विकास, मीन्स डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि जो हमारी अर्थव्यवस्था के स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं ऐसी आवश्यकताएं। मीन्स ये कह सकते हैं हम हमारी जो अर्थव्यवस्था की बेसिक नीड्स हैं उद्योगों को विकसित करने की, तो उनका विकास होना भी ज़रूरी है। अब ये ज़रूरतें कौन सी हो सकती हैं, जैसे कि यातायात है, संचार के साधन हैं, इसी तरह शक्ति के साधन हैं। तो क्योंकि ये ऐसे साधन हैं जिनके बिना उद्योग विकसित हो ही नहीं सकते, हम उनकी डेवलपमेंट इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं इन सब सुविधाओं के बिना। तो इसलिए यातायात और संचार के साधनों का विकास किया जाना चाहिए और साथ ही शक्ति के साधनों की भी उपलब्धता बढ़ाई जानी चाहिए। क्योंकि इंडस्ट्रीज में रात दिन काम होता है, तो यदि बिजली की सुविधा नहीं है, संचार के साधनों की सुविधा नहीं है, सामान को लाने ले जाने की सुविधा नहीं है, तो वो उद्योग विकसित नहीं हो सकते हैं। तो इसके लिए नेचुरली जो हमारा गवर्नमेंट मीन्स प्राइवेट सेक्टर है और साथ में पब्लिक सेक्टर है, इन दोनों को तो मिलकर काम करना ही चाहिए। साथ ही साथ और क्या किया जा सकता है कि जो विदेशी पूंजी है उसको भी आमंत्रित किया जाना चाहिए, ताकि ये जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप हो सके और हमारे उद्योगों को वो सहयोग कर सके। अगला सुझाव है आधुनिक मशीनों का आयात, मीन इंपोर्ट ऑफ मॉडर्न मशीन्स। तो जो आधुनिक मशीनें हैं इन पर काफ़ी खर्च होता है, पुर्जे हैं, कच्चा माल है, इन सब की आयात किए जाने की अनुमति दी जानी चाहिए। क्योंकि यदि हम आधुनिक मशीनें खुद नहीं बना पा रहे हैं तो हम शुरुआत में तो इनको आयात कर सकते हैं, तो ये अनुमति दी जानी चाहिए। और जो भी औद्योगिक वित्त संस्थाएं हैं उनको इन सब वस्तुओं की खरीदने के लिए कम ब्याज दर पर ऋण देना चाहिए, ताकि हमारा औद्योगिक क्षेत्र जो है वो एनकरेज हो, उसको मोटिवेशन मिले और हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा औद्योगिकीकरण हो पाए, उद्योगों का विकास संभव हो पाए। नेक्स्ट सजेशन हो सकता है कि प्राकृतिक साधनों का उचित विकास, मीन्स प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो भारत में जो प्राकृतिक साधन है वो काफ़ी मात्रा में उपलब्ध हैं और ऐसे भी कई साधन हैं जो कि विकसित नहीं हैं। तो ऐसे प्राकृतिक साधनों का विकास किया जाना
चाहिए, क्योंकि यदि इन साधनों का विकास किया जाएगा, ये नेचुरल रिसोर्सेज यदि डेवलप हो जाएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, नए उद्योगों की स्थापना करने में भी हेल्प हो पाएगी, जो कि औद्योगिकीकरण के क्षेत्र में एक और सक्सेस हो सकती है। नेक्स्ट है कृषि आधारित उद्योगों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ एग्रो इंडस्ट्रीज, मीन्स जो एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं उनको विकसित किया जाना चाहिए। जैसे हमने कुछ यहाँ उदाहरण लिए हैं, जैसे चीनी है, जूट है, सूती कपड़ा है, तो इन सबको कच्चा माल, इन सभी उद्योगों को कच्चा माल कौन देता है, वो कृषि क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। तो इसलिए जो कृषि आधारित उद्योग है उनका विकास किया जाना चाहिए। जैसे कृषि के क्षेत्र में कीटनाशक दवाइयाँ होती हैं, उनका प्रयोग किया जाता है, फर्टिलाइजर्स हैं उनका प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह के उद्योग भी डेवलप होंगे यदि हमारा जो कृषि है, कृषि क्षेत्र है, उसको विकसित किया जाएगा, तो कृषि आधारित उद्योग भी विकसित हो पाएंगे। और भारत अपने कपड़े के लिए, जूट के लिए, जिसको गोल्डन फाइबर भी कहते हैं, वर्ल्ड वाइड नोन है। भारत इसके लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो यदि ऐसे उद्योगों का विकास किया जाएगा तो ये हमारे देश के औद्योगिकरण में बहुत मदद कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है निर्यात उद्योगों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज, मीन्स ऐसे उद्योग जो कि निर्यात की संभावनाएं रखते हैं, जो हमारे निर्यात बढ़ाने में मदद कर सकते हैं, उनका विकास स्पेशली किया जाना चाहिए। क्योंकि यदि ये उद्योग विकसित होंगे तो उसकी वजह से हमें विदेशी विनिमय भी प्राप्त हो पाएगा और देश आत्मनिर्भर भी बन पाएगा। एक देश को विकसित होने के लिए सबसे पहली कंडीशन होती है कि देश ज़्यादा से ज़्यादा आत्मनिर्भर बन सके। तो ऐसे उद्योगों का विकास किया जाना चाहिए जो हमारे निर्यातों को बढ़ा सकते हैं, हमारे एक्सपोर्ट्स का जो लेवल है उसको पेस अप कर सकते हैं, स्पीडी कर सकते हैं। तो ऐसे उद्योगों का विकास किया जाना चाहिए। और इसमें लास्ट सजेशन है औद्योगिक शांति, इंडस्ट्रियल पीस, कि देश में जो औद्योगिक विकास यदि हम करना चाह रहे हैं तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि औद्योगिक शांति बनी रहे। औद्योगिक शांति का मतलब क्या है कि मालिक और मजदूर, मीन्स जो मिल मालिक हैं और जो मजदूर हैं, फैक्ट्री के ओनर और वहाँ काम करने वाले सभी वर्कर्स, उनके बीच किसी भी तरह की समस्या ना आए। क्योंकि यदि कोई समस्या आती है तो उसकी वजह से क्या होंगी, स्ट्राइक्स होंगी, लॉकडाउन हो जाएगा, मीन्स इंडस्ट्री को बंद किया जाएगा। तो इंडस्ट्री के बंद होने की वजह से नुकसान जो है वो ओनर के साथ साथ सभी वर्कर्स को भी होगा। हमारी अर्थव्यवस्था का उत्पादन गिर जाएगा, जिसकी वजह से जो वर्कर्स हैं वो भी बेरोजगार हो जाएंगे और ओनर को भी नुकसान होगा। तो इस तरह से ये पूरी अर्थव्यवस्था को इफेक्ट करती हैं, बुरा प्रभाव डालती हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो औद्योगिक क्षेत्र है उसमें शांति बनी रहे, मतलब जो मालिक और मजदूर हैं उनके बीच में कन्फ्लिक्ट्स ना रहें, उनके आपस के संबंध जो है वो अच्छे रहें, जिसकी वजह से किसी भी तरह की जो हानि है वो उठानी ना पड़े। तो यदि ये सब स्टेप्स हम उठाते हैं तो हमारा जो औद्योगिक क्षेत्र है वो अपने आप ही बहुत तेजी से विकसित होना शुरू हो जाएगा और हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो एक सेल्फ सफिशिएंट या सेल्फ डिपेंडेंट इकोनॉमी बन जाएगी। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास के बेसिस पर आपका होमवर्क रहेगा। सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि भारत की सन 1948 की औद्योगिक नीति की मुख्य विशेषताओं के बारे में बताएं, मींस मेन फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी, जो कि 1948 में बनाई गई थी, जहां पर हमने डिस्कशन किया था कि बड़े पैमाने के उद्योगों को 4 वर्गों में बांटा गया और साथ ही साथ इस नीति में जो लघु तथा कुटीर उद्योग है उनको भी काफ़ी महत्व दिया गया। नेक्स्ट आप करेंगे कि सन 1991 की जो औद्योगिक नीति है उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं, व्याख्या कीजिए। जहां पर हमने MRTP एक्ट की भी डिस्कशन की थी और ये जो नीति है कैसी नीति है, ये उदार नीति थी और जहां पर निजी क्षेत्र को, सरकारी क्षेत्र को तो नेचुरली दी ही गई थी रिलैक्सेशंस, तो निजी क्षेत्र को भी काफ़ी रिलैक्सेशंस दी गई थी और कुटीर तथा लघु उद्योगों को भी इम्पोर्टेंस दी गई थी और अर्थव्यवस्था में एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर लाने की कोशिश की गई थी ताकि जो औद्योगिक विकास है वो तीव्र गति से हो सके। और लास्ट रहेगा कि भारत में औद्योगिक विकास की गति बढ़ाने के लिए सुझाव दीजिए। जो हमने लास्ट में 10 पॉइंट्स किए हैं कि ये कॉमन एक जनरल डिस्कशन के पॉइंट्स हैं जो आप अपनी एक नॉलेज के बेसिस पर खुद भी बता सकते हैं कि अगर हमें भारत में औद्योगिक विकास करना है तो उसकी गति को तीव्र कैसे किया जा सकता है।